हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जीवीएफ स्कूल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको बिहार बोर्ड से संबंधित सभी समाधान प्राप्त होगा। तो आइए और जुड़िए इस मुहिम के तहत और अपने आप को एक बेहतरीन विद्यार्थी स्टूडेंट साबित करिए, क्योंकि हम लोग वो देने वाले हैं जो और अन्य से बहुत अलग होने वाला है। तो मैं आपके सामने राकेश रंजन क्लास 8वीं के गणित सब्जेक्ट को लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 1, जो परमेय संख्या कहलाती है। इंग्लिश में उसको आप रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। परमेय संख्या पहला चैप्टर में। तो सबसे पहले में क्या है कि यहाँ पे इसके बारे में बेसिक चीज़ जो पहले से कुछ पढ़े हैं क्लास 7th में, उन सब चीज़ों को जो यहाँ से रिलेट हो सकता है, कैसे निकाला जाता है ना, वो आपको बताया गया है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की भूमिका क्या है। तो गणित में प्रायः हम साधारण समीकरण प्रायः हमें साधारण समीकरण दिखता है जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, जो इस तरह से होगा जैसे यहाँ पे दे के रखा है x + 5 = 8, x + 5 = 8। तो ये अभी 5 इधर है, तो 5 को दूसरे साइड दायां पक्ष की तरफ ले जाओगे तो ये प्लस में था माइनस में हो जाता है, अगर माइनस रहता तो प्लस में हो जाता। तो x का मान 3 दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना। x का हल 3 है जो एक प्राकृत संख्या है, और यह संख्या के 3 कैसा है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरा समीकरण, देखो ये क्या है, x + 10 = 10 है। इस 10 को दूसरे तरफ ले जाओगे -10 हो जाएगा, तो x का मान 0 आ गया। तो इस समीकरण का हल 0 है ना। लेकिन 10 प्राकृत संख्या नहीं है, यह क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। ये प्राकृत संख्या भी, पूर्ण संख्या ये भी है, लेकिन ये प्राकृत संख्या बोला जाएगा, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या ये भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो बोला है क्या, देखो यहाँ पे ये दोनों सोल्व कर रहा है बच्चा बच्ची। तो बोला है क्या कि जरा सोचिए, क्या सभी समीकरण के हल प्राकृत संख्याओं के समूह में मिल सकते हैं। तो क्या सबका हल प्राकृत संख्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। या देखो प्राकृत संख्या था या पूर्ण संख्या, या हो सकता है कि वो ऋणात्मक संख्या, मतलब ऋणात्मक संख्या भी दे सकता है हल उसका। तो ऋणात्मक संख्या जब हो जाएगा तो वो पूर्णांक हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। तो उसका भी देखो एक उदाहरण है क्या, कि x + 17 बराबर 12 मान लेते हैं, ऐसा कुछ है। 17 को उधर ले जाओगे तो 12 - 17, x का मान आ जाएगा -5। तो ये एक ऋणात्मक संख्या है ना, न पूर्ण संख्या है न प्राकृत संख्या है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है। तो सभी का समीकरण प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्या भी हो सकती है, प्राकृत संख्या भी आ सकती है, पूर्णांक संख्या भी आ सकती है ना। यहां समीकरण दिया है, देखो अब देखो क्या दिया है कि 4x
बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा क्या, 5/4। यहां से देखोगे तो 5x बराबर -8, तो x बराबर -8/5। तो क्या हुआ इसके बारे में, तो ये न पूर्ण संख्या है, न प्राकृत संख्या है, न पूर्णांक है, तो ये क्या आ गया, एक परमेय संख्या आ गया। क्या आ गया, तो ये एक आपका क्या है, परमेय संख्या आ गया। तो x का मान 5/8 रखने पे दिया हुआ समीकरण का हल होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं परमेय संख्या, जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, तो है ना। तो यहाँ समीकरण का हल करने के लिए हमें परमेय संख्या की आवश्यकता पड़ रही है। जो पिछली कक्षा में परमेय संख्या एवं भिन्न एवं अन्य मूलों पर संख्या में पढ़ चुके हैं, यहाँ हम उन संख्याओं के कुछ गुण धर्म पे बात करेंगे। क्या यहाँ पे बात होगा, उसके गुण धर्म पे बात होगा, गुण धर्म पे बात होगा। चलिए, तो संख्याओं के गुण धर्म पे हम लोग आते हैं। अब संख्याओं के गुण धर्म पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहला है संवृत्त या संवरक का नियम, ठीक है, जिसको क्लोजर लॉ बोलते हैं। तो इसमें संवरक का नियम क्या होता है, पहला पूर्ण संख्या के लिए काम कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो देखो, दो नंबर लिया गया है 8 और 15, जोड़ोगे तो कितना आएगा 23, 7 और 14 कितना आएगा 21। तो ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। तो अगर दो पूर्ण संख्या कोई जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट भी, उसका उत्तर भी पूर्ण संख्या आ रहा है। अतः यह संवरक या संवृत्त का नियम के अंतर्गत होगा, ठीक है, कि किन्हीं अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या आएगी। अगर उसका घटाव करोगे, व्यवकलन करोगे, तो 6 - 4 2 होता है, 3 - 7 -4 होता है, 4 - 1 -1, 7 - 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो -1 -4 भी किस माइनस, यहाँ देखो प्लस में आया, यहाँ माइनस में, तो -4 और 4 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, माइनस में नहीं, माइनस हो जाए पूर्णांक में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दो पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे, है ना, तो घटाएंगे तो पूर्ण संख्या नहीं भी आ सकती, पूर्ण संख्या आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है। तो पूर्ण संख्या का व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, वो ये संवरक का नियम नहीं, ये व्यवकलन मतलब घटाव नहीं फॉलो करेगा उसको। गुना करते हैं तो क्या होता है, तो 0 × 4 करेंगे 0, 3 × 5 करेंगे 15, 2 × 4 करेंगे 8 करेंगे तो होगा। तो अगर कहीं पूर्ण संख्या को आप गुना करोगे तो रिजल्ट भी पूर्ण संख्या आएगी, 0 भी पूर्ण संख्या है ना। तो अतः यह गुणन है ना, पूर्ण संख्या का गुणन पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत्त है, क्लोजर का नियम को पालन करेगा, क्योंकि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल पूर्ण संख्या ही आ रहा है। भाग में आइए, तो अगर भाग आप देते हैं, डिवीजन अगर आप भाग देते हैं, तो जैसे यहां पे लेके चला है 4/5, तो 4/5, तो भाग था क्या 4/5, 4 एक पूर्ण संख्या, 5 एक पूर्ण संख्या, लेकिन भाग देने पे कटा नहीं, तो यह हो गया परमेय संख्या। तो पूर्ण संख्या से परमेय संख्या बन गया। या अगर हम मान लेते हैं 4/2 लगते हैं थे, तो 4/2 में कट के एक पूर्ण संख्या दे रहा है, पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। तो हमेशा आना चाहिए, तभी वो नियम का पालन करेगा। तो अतः पूर्ण संख्या का भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है ना। यहाँ पे जैसे 2, यहाँ 2/4, तो 1/2 आ जाएगा। समझ में आया बात।
तो ये आपका संवरक का नियम, क्लॉजर का नियम हो गया संवृत्त का। ठीक है, अब दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा है पूर्णांक के लिए। किसके लिए? पूर्णांक के लिए। वही नियम वही है, संवृत्त का ही है या संवरक का ही है, क्लॉजर का। लेकिन पहले पूर्ण संख्या के लिए देखें। अब पूर्णांक मतलब इंटीजर, तो यहाँ प्लस माइनस सब रहता है ना। 0 प्लस में नंबर और माइनस में नंबर सब होगा। तो योग करते हैं तो पूर्णांक में निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी नंबर ले सकते हैं। तो -8 + 5 तो -3। -3 एक इंटीजर है, पूर्णांक है, हाँ है। -7 - 4 तो -11 पूर्णांक है, हाँ है। 8 और 7 15 पूर्णांक है, हाँ है। -2 और 7 -2 -9 + 2 -7 पूर्णांक है, हाँ है। तो जब दो पूर्णांक संख्या का योग कर रहे हैं तो वो पूर्णांक ही आ रहा है, अतः पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत्त है। ठीक है, क्योंकि किन्हीं दो पूर्णांक को अगर योग कर रहे हैं तो एक पूर्णांक ही मिल रहा है। अब आया व्यवकलन में, मतलब घटाव में। तो एक पूर्णांक संख्या लिखा गया 12 और एक 7, 7 5 12 एक पूर्णांक है, हाँ। 7 - 12 लिखा गया तो -5 है, ये भी पूर्णांक है। -9 - 2 -11 ये भी पूर्णांक है। -4 - 5 -9 ये भी पूर्णांक है। तो दो पूर्णांक संख्या का अगर घटाव करिएगा, व्यवकलन करिएगा तो वो भी पूर्णांक होगा। अतः पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है, क्योंकि दो पूर्णांक का व्यवकलन वो पूर्णांक ही दे रहा है। अब गुना पे आ जाइए। 5 × 18 90, दो पूर्णांक का गुणांक पूर्णांक आया। -8 × 5 -40, -40 भी पूर्णांक है। -5 × -4 -20 ये भी पूर्णांक है। 7 × 1 = 21 ये भी पूर्णांक है। तो अतः दो पूर्णांक संख्या का गुणनफल भी पूर्णांक आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूर्णांक गुणन के लिए संवृत्त है, या किन्हीं दो पूर्णांक को गुना करते हैं तो एक पूर्णांक ही मिलता है। अब भाग देंगे तो क्या होगा? जैसे 4/5 तो एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक मिल भी सकता है। जैसे 10/2 दिए, 10/2 दिए तो 10/2 कितना हो गया? 5। तो 5 एक पूर्णांक है, लेकिन अगर नहीं कटता, जैसे यहाँ पे नहीं कटा तो ये पूर्णांक नहीं हुआ। तो फिर अतः पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। चलिए, तो ये हो गया था किसके लिए? पहले देखे थे क्लोजर का नियम, संवृत्त का नियम किसके लिए? पूर्ण संख्या के लिए। फिर देखे किसके लिए? पूर्णांक संख्या के लिए। अब किसके लिए देखेंगे? परमेय संख्या। परमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो अंश और हर के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्या, है ना। रेशनल नंबर परमेय संख्या, जैसा हम जानते हैं ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, अंश और हर के रूप में होता है। लेकिन नीचे Q का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। फिर जैसे 0 भी हो सकता है, या ऐसे 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2/1 हो सकता है, तब नीचे Q का वैल्यू 1 है। ठीक है। 5 भी एक ये परमेय संख्या है, 5/1। 2/5 भी एक परमेय संख्या है ना। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो सबसे पहले पूर्णांक परमेय संख्या में योग देखते हैं उसका। तो -2/3 + 5/6 लसा हो गया 6, -2 दूना 4 अब +5 -1/6 परमेय संख्या है। तो दो परमेय संख्या को जोड़िए, परमेय संख्या मिलेगा। तो अतः हम बोल सकते हैं क्या कि परमेय का योग है ना, परमेय संख्या का योग के अंतर्गत संवृत्त है। परमेय संख्या का योग परमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। या दो परमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो एक परमेय संख्या होगी। व्यवकलन करिए, घटाइए, तो 8/3 - 5/6 किए तो 6,
और 8 दूनी 16 माइनस 5 11/6 परमेय संख्या है। -7/8 -5/4 तो -17/8 आ गया, ये भी एक परमेय संख्या है। यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है तो यहाँ लसा हो जाएगा 8 और 5 × 20 और माइनस माइनस +7 तो इसका मान आ जाएगा 13/8 और 13/8 भी एक परमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम पाते हैं क्या कि परमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है, अर्थात अगर किन्हीं दो परमेय संख्या का व्यवकलन करेंगे तो वो एक परमेय संख्या होगी। दो परमेय संख्याओं का व्यवकलन परमेय संख्या ही आएगी। तो योग में भी था और व्यवकलन में भी था। अब आते हैं गुणन में कि दो परमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। तो एक लिया -5 4/5 एक 8/3 तो 8 × 32/15 -32/15 परमेय संख्या है। माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16/7 परमेय संख्या है। -+6 और ऐसे तो कट जाएगा 3 से 3 कट गया, -+2/5 तो ये भी एक परमेय संख्या है। तो इससे पता चल रहा है कि अगर दो परमेय संख्या को गुना करेंगे तो परमेय संख्या ही मिलेगा, मतलब परमेय संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत है, क्योंकि दो परमेय संख्या का गुणन एक परमेय संख्या आती है। चलिए अब आइए भाग पे। तो परमेय संख्या में गुना में भी है, संवृत है, क्लोजर का नियम को पालन करेगा। अगर भाग के लिए देखें तो -5/4 भागा 5/3 तो देखो भाग में जब ऐसा होता है तो जब इसको भाग रहता है तो इसको गुना में बदलते हैं तो अंश हर में चल जाता है और हर अंश में चल जाता है, ऐसा कुछ। 5/3 था, गुना में बदले तो 3/5 हो गया। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया -3/4 आ गया, -3/4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही नहीं सिंप्लीफाई किया है, गुना ही करके लिख दिया, ऐसे कटेगा। परमेय संख्या हमेशा सिंपलेस्ट रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मान आएगा कितना -3/4। तो ये भी एक परमेय संख्या है। दूसरा देखो यहाँ पे देकर रखा 15/7 भागा 2/5 तो इसको भागा से गुना में लाओगे तो ये 5/2 हो जाएगा। 15×5 = 75 और 7 दूनी 14 तो यहाँ आ जाएगा 75/14 और ये भी एक परमेय संख्या है। तो इनका हल परमेय संख्या है। तो स्पष्ट है कि परमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत है, अर्थात दो परमेय संख्या का भाग क्या मिलेगा, एक परमेय संख्या मिलेगा। देखिए, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी परमेय संख्या, लेकिन एक चीज और है कि अगर 0 से भाग दे दोगे तो फिर नहीं होगा, तब परमेय संख्या भाग के अंतर्गत फिर नहीं होगा। एक कंडीशन आ जाता है, क्योंकि 0 से भी हम भाग दे सकते हैं, 0 भी एक परमेय संख्या 0/1। ठीक है, तो नहीं होगा वहां पे ये चीज, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं होगा 0 से भाग देने पे। चलिए, तो यहां पे रिक्त स्थान को भरना है। तब परमेय संख्या का योग के लिए था हाँ, व्यवकलन में था हाँ, गुणन में था हाँ, भाग में आया नहीं, अभी जो बताए। पूर्णांक संख्या का योग पूर्णांक ही होता है हाँ, व्यवकलन पूर्णांक आएगा हाँ आएगा, गुना करके पूर्णांक आएगा हाँ आएगा, भाग करके पूर्णांक आएगा नहीं, परमेय संख्या आ जाती थी। पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या आएगा हाँ, व्यवकलन में आएगा पूर्ण संख्या नहीं, माइनस में पूर्णांक भी आ सकता था। क्या गुना करने पे पूर्णांक पूर्ण संख्या आती थी हाँ, प्राकृत संख्या का योग प्राकृत संख्या आता है हाँ, प्राकृत संख्या का गुना क्या प्राकृत संख्या होती है हाँ, भाग आती थी नहीं, प्रमेय संख्या आ जाती थी। तो इस तरह से हम
बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला था संवृत्त में, किसके अंतर्गत? संवृत्त के अंतर्गत पहला था। अब हम लोग चलेंगे किस पे? क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ। अब इसके लिए सब चेक करेंगे बारी बारी से फिर से। ठीक है, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय में देखो क्या बोलता है, जैसे क्रम विनिमय का नियम समझो कि क्या होता है। a प्लस बी है तो b प्लस ए भी लिख सकते हैं इसको। ये क्रम विनिमय के मतलब आगे का पीछे पीछे के जो भी प्लस है तो प्लस, भागा, गुना सब यहाँ पे लिखाएगा बारी बारी से, जोग, घटाव, गुना, भागा सब। मतलब पहले जो था उसको पीछे, पीछे वाला को आगे, तो ऐसे को क्रम विनिमय का नियम बोलते हैं। तो योग पहले पूर्णांक पूर्ण संख्या के लिए देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे किसके लिए? पूर्ण संख्या के लिए। तब पूर्ण संख्या में योग देख रहे हैं, तब 5 + 7 12, और आगे पीछे करेंगे, ये पहला नंबर एग्जाम्पल हो गया। या फिर 7 + 5 भी करेंगे, उल्टा करेंगे, पहले 7 फिर बाद में 5, तब पर भी 12 आएगा, तो इसका मतलब किस ठीक आ रहा है 12 दोनों। दूसरा है यहाँ पे देखो कि क्या 3 + 8 11, या 8 + 3 भी 11 आ रहा है। तीसरा देखिए 0 + 6 6, या 6 + 0 6 ही होगा। तो अतः दो पूर्ण संख्या का योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है ना? चाहे उसको आगे पीछे कर के जोड़िए तो बराबर ही आ रहा है ना? तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण संख्या के लिए कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता का नियम पालन करेगा है। अब आइए क्या व्यवकलन, घटाव में। तो घटाव में देखिए पहला जो है 8 - 2 6, अब उल्टा करोगे तो -6 आ गया, तो हुआ बराबर आया? नहीं आया, नहीं आया। यहां पे 4 - 6 करोगे -2, या 6 - 4 करेंगे तो आ जाएगा 2, 6 - 5 करोगे तो 1 आ जाएगा, और 5 - 6 करोगे तो -1 आ जाएगा। तो बराबर नहीं आ रहा, देखो प्लस माइनस का फर्क आ रहा है, तो आना चाहिए सेम बराबर, क्योंकि हमने बोला था कि आगे पीछे करने के बाद मान चेंज नहीं करना चाहिए, मान का वैल्यू वही हल होना चाहिए। तो अतः दो पूर्णांक पूर्ण संख्या का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है, यहाँ पे घटाव में सत्य नहीं है। ठीक है, अब आइए गुना में। तो 5 × 3 क्या होता है? 15, और 3 × 5 भी 15, तो बराबर आ रहा है। 4 × 6 24, या 6 × 4 क्या हो जाएगा? 24, या 0 × 3 0, या 3 × 0 भी 0। तो यहां पे क्या आ रहा है? देखो बराबर आ रहा है ना? चाहे आगे को पीछे, पीछे को आगे रख के गुना करते हैं तो वही आता है। अतः दो पूर्ण संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय का नियम सत्य है। तो यहां क्रम विनिमय का नियम सत्य हो रहा है ना? अब आइए भागा में। तो भागा में तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे चेंज करोगे तो मान अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में बदल जाएगा, तो हो जाएगा चेंज। अब आइए भागा में। तो भागा में क्या बोल रहा है कि 4/5 4/5 है, उल्टा करोगे 5/4 तो 5/4 आ गया, तो दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। तो फिर भाग में नहीं लगेगा क्रम विनिमय का नियम, असत्य हो नहीं, असत्य सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, असत्य होगा। तो ये हो गया किसके लिए था? पूर्ण संख्या के लिए। अब वही क्रम विनिमय का नियम फिर पूर्णांक के लिए देखेंगे हम। तो पूर्णांक निगेटिव माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। तो पहले योग कर रहे हैं, -5 + 4 -1, उल्टा कर दो, +4 -5 -1 अभी भी है, तो दोनों बराबर है तो होगा। +5 - 4 तो +1 आ गया, उल्टा भी करोगे तो 1 ही आएगा, दोनों बराबर है, ठीक है। -3 - 7 -10, -7 - 3 -10, यहाँ भी हो रहा है। तो अतः पूर्णांक में दो पूर्णांक संख्या के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है, क्योंकि जब दो पूर्णांक संख्या का योग कर रहे हैं तो हमेशा वो पूर्णांक संख्या ही दे रही है, इसलिए क्रम विनिमय का नियम सत्य होगा। अब व्यवकलन में आइए, घटाव में आइए।
तो दो पूर्णांक संख्या को घटाइए, तो -8 -3, तो -8 -3 हो गया, 8 3 11 -11, या 3 -8 भी करोगे तब क्या करें, 3 -8 तब अलग आ गया वैल्यू, प्लस में आ गया। तो ये सेम हुआ, ये सेम हुआ दोनों, ये जो आ रहा है नहीं सेम हुआ। -10 यहाँ माइनस प्लस प्लस हो गया 10, -3 और -10 आ गया। तो दो पूर्णांक संख्या का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम, व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। क्या है? सत्य नहीं है। आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि देखो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं ऐसे देते हैं, आ सकता है कि नहीं? नहीं, उल्टा ही हो जाएगा हमेशा, क्योंकि जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, तो फिर दिक्कत है। चलिए अब गुणा में आते हैं कि गुणा करते हैं तो क्या ऐसा होगा? तो भाई साहब गुणा में तो हो जाएगा, आपका गुणा में तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आगे आते हैं, गुणा करते हैं दो पूर्णांक संख्या के लिए। देख लेते हैं, -4 एक +5, 5 × 20 -20 हो गया, 5 गुना -4 -20 हो गया, -4 गुना +5 करिएगा तो बराबर ही, ये दोनों क्या आ रहा मान? बराबर आ रहा है, तो ठीक है। यहाँ देखो 8 दूनी -16, -2 गुना 8 -16, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पे जो आपका दो पूर्णांक संख्या के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम सत्य है। क्या है? क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय नियम सत्य है, क्योंकि दो पूर्णांक संख्या का गुणा कर रहे हैं तो वो पूर्णांक संख्या ही दे रही है। अब आते हैं किस पे? भाग पे आते हैं। किस पे? भाग पे आते हैं। तो भाग करिए यहां पे, तो -5 भागा 2, तो -5/2 -5/2 आ गया, और 2 भागा -5 करेंगे तो -2/5, दोनों बराबर है? नहीं है। 6/2 3 आ जाएगा, 2/6 1/3 आ जाएगा, -3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। तो ये दोनों देखो बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, बराबर नहीं मिल रहा है। तो जब भाग देने पे दोनों मतलब उल्टा करते हैं, आगे पीछे अंक करते हैं, तो नहीं सेम आ रहा है, अतः दो पूर्णांकों के लिए भाग का क्रम विनिमय सत्य नहीं होगा। अब परमेय संख्या में देख लीजिए, तो परमेय संख्या का योग, तो दो परमेय संख्या लिया है, योग किए हैं तो है -5/4 और 7/8, लसस 8 हो गया, 5 दूनी 10, 7 -3/8 आ गया। इसको उल्टा करो, 7/8 आगे -5/4 पीछे, लसली 8 7 और यहाँ 5 दूनी 10 -3/8, दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है ना। एक और उदाहरण लीजिए आप। एक और उदाहरण लीजिए, -5/8 + -13/6, 8 और 6 का लसा हो जाएगा 24, 8 × 24, 3 × 5 15, -15, 6 × 24, 4 13 × 52 है ना। तो -15 52 जोड़िएगा तो 5 2 7 और 5 1 6, -67/24। इसको उल्टा करके घटाइए, इसको उल्टा करके आप जोड़िए, तो -13/6 आगे, अब -5/8 पीछे, तो फिर से वही वैल्यू आएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि दो परमेय संख्या का योग के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य है। क्रम विनिमय नियम सत्य है दो परमेय संख्या के लिए। अब व्यवकलन में आइए, तो -5/4 -7/16, तो ये 16 लसा हो गया, 5 × 20 -7 27/16 आ गया। इसको उल्टा करके रखिए, तो -7/16 आगे और -5/4 पीछे हो गया, लसा 16 -7 और -16 5 × 20, तो ये वैल्यू आ गया -27/16, और ये दोनों वैल्यू सेम बराबर नहीं है। तो फिर क्या होगा? व्यवकलन जो है दो परमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं होगा। क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं होगा, है ना, है क्रम विनिमय नियम
नहीं है, व्यवकलन में क्रम विनिमय का नियम नहीं होगा। ठीक है, अब आइए गुना करने पे, क्या गुना करने पे, तो गुना में देख लीजिए -6/5 और -3/7 है, इसको गुना करिए, है ना। तो अंश को अंश से, हर को हर से, माइनस माइनस प्लस 6 18 और 5 7 35, 18/35, इसको उल्टा करो बदलने पे, तो -3/7 को आगे ले आओगे और फिर -6/5 को इधर, तो माइनस माइनस प्लस 18/35, तो ये भी 18/35 था और ये भी 18/35 है, दोनों बराबर है। यहां देख लीजिए, तो 5 × 20 -20 और 9 × 54/54, इसको उल्टा कर दिए, 5/6 को आगे -4/9 को पीछे, -20 और बटा 9 × 54, क्या 9, अच्छा ये भी मिट गया, 54 और ये भी आ गया -20/54। तो देखो दोनों क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो बराबर मिल रहा है इसलिए बोलेंगे गुना में गुना का क्रम विनिमय नियम सत्य है, गुना में क्रम विनिमय नियम सत्य है। अब आइए भाग देने पे, तो यहाँ -4/5 भागा 3/7 है। भागा में क्या बोले थे, अगर गुना में बदलोगे तो उल्टा हो जाएगा पीछे वाला, तो 7/3 आ गया, तो 7 × 28 -28/5 ये 15, तो ये आ गया। अब इसको उल्टा करो, अब तो 3/7 को आगे -4/5 को पीछे, गुना करोगे तो 5 ऊपर 4 नीचे, तो -15/28, दोनों बराबर है नहीं है, क्या है बराबर नहीं है। तो इसलिए फिर क्या होगा, भाग का नियम के लिए क्रम विनिमय, दो परमेय संख्या के लिए क्रम विनिमय का नियम सत्य नहीं है। क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्या देख रहे थे अभी हम लोग, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। अब यहां पे सबको लिखना होगा। ठीक है, तो परमेय संख्या का योग परमेय संख्या आ रहा था, हाँ आ रहा था। क्या व्यवकलन करने पे भी परमेय संख्या आ रही थी? व्यवकलन करने मतलब दो परमेय संख्या को जब हम घटा रहे थे तो क्या आ रहा था? तो दो परमेय संख्या को घटाने पे भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उल्टा होने पे नहीं हो रहा था, ये नहीं हो गया। गुना करने पे हो रहा था, गुणन में हो रहा था, हाँ। भाग देने पे हो रहा था, अभी तो सबसे लास्ट में जो किए, तो नहीं, भाग में नहीं हो रहा था। ठीक है, अब आइए फिर किसके लिए है, फिर है पूर्णांक संख्या के लिए। किसके लिए? पूर्णांक संख्या के लिए। तो पूर्णांक संख्या में योग हो रहा था, हाँ हाँ हो रहा था, घटाव तो नहीं हो रहा था। गुना करने पे, अगर गुना करते थे तो हो रहा था, हाँ। अगर भाग देंगे तो नहीं होगा, भाग में तो नहीं होगा क्योंकि उल्टा हो जाता है नंबर। अब आते हैं किस पे? पूर्ण संख्या पे। तो पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या आएगा, हाँ आएगा। व्यवकलन होगा तो नहीं होगा, गुना होगा, हाँ होगा, भाग होगा, नहीं होगा। अब आइए प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का योग प्राकृत संख्या आएगा, जैसे प्राकृत संख्या तो बुक में देख रखा था, जैसे 2 + 5 तो 7 आ रहा है, 5 + 7 भी क्या आएगा 7, ये 5 + 2 भी क्या आएगा 7 आएगा। तो ये प्राकृत संख्या का योग में तो है, घटाव नहीं होगा। गुना करोगे तो 2 × 5, 2 × 5 10, या 5 × 2 भी 10 ही होगा, तो घटाव भी होगा, हाँ। भाग नहीं होगा, क्योंकि भाग में 2 भागा 5 2/5 हो गया। इसी को उल्टा करोगे तो 5 भागा 2 आ जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा, दोनों वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा क्रम विनिमय का नियम के लिए। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ, जिसको सहचारिता का नियम बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ, सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम। चलिए,
एसोसिएटिव लॉ। तो देखो इसमें क्या होता है कि मान लेते 3 संख्या को जोड़ रहे हैं एक साथ, या घटा रहे हैं एक साथ, या गुना कर रहे हैं एक साथ, या भाग कर रहे हैं, है ना। तो 3 में से 2 को पहले करिए और 1 को बाद में करिएगा जोड़ या घटाओ, ऐसा कुछ। अगली बार में जिसको छोड़े थे उसको पहले करेंगे और 1 को बाद में करेंगे। तो ऐसा अगर करने पे दोनों स्थिति में अगर मान सेम आता है तो आप उसको बोलेंगे कि वो एसोसिएटिव लॉ, मतलब सहचारिता का नियम पालन कर रहा है। ठीक है, चलिए तो पूर्णांक संख्या के लिए पहले चलते हैं। पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से पहले योग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर लिया है, 5 + 4 और +6, तो 2 नंबर को ब्रैकेट में रखा, मतलब 5 और 4 को पहले जोड़ना है ना। 5 और 4 को पहले जोड़ना है। तो 5 4 9 और +6, 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसमें बदलिए, तो क्या बोले थे, 6 को छोड़ रहे तो 6 को अब लेंगे, तो ऐसा करेंगे 5 को छोड़ दीजिए और 4 और 6 को जोड़िए पहले। तो 4 और 6 को ब्रैकेट में रखे हैं, तो 6 और 4 को जोड़ने पे 10 आएगा, 10 + 5 15। तो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। देखो दोनों में बात बराबर आ रहा है। जैसा ऐसा कुछ नियम है तो यहाँ पे देखो नियम हम लिख दे रहे हैं ऐसा कुछ कि a + b है और +b बराबर C बराबर a + b + c। तो पहले 2 को जोड़ रहे थे, अब अंतिम 2 को जोड़ रहे हैं और दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है। तो यह पूर्ण क्या होगा कि 3 पूर्ण संख्याओं के योग का सहचर्य नियम सत्य है। अतः 3 पूर्णांक संख्याओं को जब सहचरता के नियम से जोड़ते हैं तो वो सत्य आता है, मतलब बराबर मान देता है। ठीक है, व्यवकलन करिए। तो लिया गया 7 - 8 - 5, तो 7 - 8 - 5 है ना, या 7 में, तो इधर 7 - 8 - 5, या उल्टा किया 8 - 5। ठीक है, तो इसको सोल्व किया है पहले, पहला वाला को, तो 7 - 8 -1 और -5 -6 आ गया। फिर इसको सोल्व किया है तो 7 - 8 - 5, 7 - 3 + 4 आ गया। तो वैल्यू सेम आया, वैल्यू सेम आया, नहीं आया, बराबर नहीं हुआ। तो जब बराबर नहीं हुआ तो व्यवकलन में सहचारिता का नियम पालन नहीं हुआ। ठीक है, गुना में आइए। तो 5 × 4 × 6 है, ब्रैकेट में पहले 5 और 4 है, 5 × 20 और गुना 6 120 हुआ। अब उल्टा करके लिखिए, तब उल्टा नहीं मतलब 5 को छोड़ दीजिए, 4 और 6 को पहले गुना करिए। तो 4 और 6 24, 24 × 5 120। तो यहाँ दोनों का मान बराबर आ रहा है ना, दोनों का मान। इसी प्रकार देखो यहाँ 0 के लिए लेके चला, तो 0 से गुना करोगे तो 5 × 4 0 0 हो गया, या 5 × 20 × 0, तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, तो बराबर आ रहा है। तो गुना में आपका सहचारिता का नियम 2 पूर्ण संख्याओं के लिए लागू होगा, है ना। तो क्या हो गया, 3 पूर्ण संख्याओं के गुणन में सहचारिता का नियम क्या है, सत्य है। अब आइए भाग में, तो भाग में तो नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि बदल जाएगा वैल्यू। तो 4/5/8, या 4 को छोड़ेंगे तो 5/8 आ जाएगा। तो 4/5/8 करेंगे तो 4/5/8 है, 8 को गुना में करेंगे तो 5 1/8 हो जाएगा, 4/40 1/10 आ गया। अब सहचारिता बदलने ये वाला टर्म लेके चलिए, तो 4/5 अब भागा 5/8, तो 4/5/8 गुना करिएगा तो 4/8/5, 8 × 32/5। तो दोनों मान बराबर, दोनों मान अलग अलग आ गया। तो फिर भाग में ये सहचारिता का नियम नहीं होगा, है ना। तो 3 पूर्ण संख्याओं के लिए
भाग सहचर नहीं है। अब आइए पूर्णांक संख्या के लिए सहचारिता का नियम किसके लिए? पूर्ण संख्या का सब देख लिए, जोड़ घटाव गुना भागा। अब आते हैं पूर्णांक, वो किसके लिए था? पूर्ण संख्या के लिए। अब सहचारिता का नियम पूर्णांक संख्या के लिए देखते हैं कि पूर्णांक संख्या में जोड़ है, भागा है, गुना है, घटाव है, सब हो रहा है कि नहीं, है ना। एक अक्षय कुमार का मूवी देखे होगे, बोलता है उसमें वो है ना, गुणाकार करने पे, भागाकार करने पे, योगाकार करने पे, घटावाकार करने पे ये आ रहा है ना, वैसा ही कुछ है। चलो ठीक है। तो 3 पूर्णांक संख्या ले रहा है उसका योग में, तो -5 + 4 + -2, तो ये करोगे तो -1 और यहाँ -2 -3 आ गया। अब क्या करना है? 5 और 4 को पहले ले रहे थे, 5 को छोड़ दीजिए, 4 और -2 को लीजिए, तो 4 और -2 क्या हो जाएगा? +2 और -5 + 2 -3, तो दोनों का मान बराबर है। तो अतः 3 पूर्णांक संख्याओं के योग का सहचारिता नियम क्या है? सत्य है। सहचारिता नियम सत्य है। अब आइए व्यवकलन पे, पुनः पूर्णांक -5 4 -2 घटाव के लिए जाइए। तो घटाव के लिए देखो यहाँ -4 -4 -6, तो -4 और -9 +6 -3 आ गया। अब इसको 4 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 4 और 6 को एक साथ लो, तो -5 -4 -6, तो -5 और 6 4 10, 10 में से 5 जाएगा तो 10 -5 और -10 -15, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो फिर घटाव में आपका क्या होगा? सहचारिता का नियम नहीं लगेगा। ठीक है। अब आइए गुना में। गुना में आइएगा तो यहां 5 और 4 -4 को पहले गुना किया, बाद में -2 को, तो -5 × 20 और -2, तो -+40। 5 को छोड़ दिया, -4 और -2 को पहले गुना किया है, तो +4 दूना 8, तो 5 8 40, दोनों भाग बराबर आ गया। तो अतः 3 पूर्णांक संख्याओं के गुणन के सहचारिता नियम क्या है? सत्य है। भाग दीजिए, भाग में बराबर नहीं होगा। -5/2 हो गया ये पहले, अब गुना करेंगे तो 1/3, तो माइनस कट गया, तो 5/6 आ गया। इसी चीज को 5 को छोड़ दीजिए, 2 और 3 को पहले करिए, तो 5 को छोड़ दिए, भागा 2/-3, उल्टा करेंगे, -5 × -3/2, तो -15/2 आ गया। दोनों वैल्यू क्या है? अलग अलग है। तो भाग में क्या होगा? 3 पूर्णांक संख्याओं के भाग के लिए सहचारिता नियम सत्य नहीं है। अब आ जाइए परमेय संख्या। अब ये हो गया पूर्ण संख्या देख लिए सहचारिता नियम में, पूर्णांक संख्या देख लिए। अब तीसरा क्या आ जाएगा? परमेय संख्या को। तो परमेय संख्या का फिर से योग जोड़ देखेंगे, घटाव देखेंगे, गुना देखेंगे, भाग देखेंगे, तब जाके सहचारिता नियम खत्म होगा। फिर आएगा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम। चलिए ठीक है। तो परमेय संख्या का योग देख रहे हैं पहले, तो 2 के लिए देखा गया, तो वैल्यू आ गया -49/24। परमेय संख्या सोल्व करना आता है। अब क्या किया? 5 को अलग कर दिया, 3/8 और 7 -7/6 को अलग लेके चला है। इसको सोल्व किया तो दोनों का मान बराबर है। तो इसका मतलब तीन परमेय संख्याओं के लिए, 3 परमेय संख्याओं के लिए योग के लिए सहचारिता का नियम सत्य है। क्या है? सहचारिता का नियम सत्य है। ठीक है। अब आइए घटाव, व्यवकलन में, घटाव में, तो -3/8 -5/4 -2/6, इसको सोल्व किया तो कितना आया? -31/24। -3/8 को छोड़ दिया बाहर, है ना, और किसको? -5/4, और माइनस प्लस एक माइनस आएगा -2/6, इसको सोल्व किया था -47/24 आ गया। तो व्यवकलन में 3 परमेय संख्याओं के व्यवकलन का सहचारिता का नियम क्या है? सत्य नहीं है फिर, है ना। तो जोड़ में था, घटाव में नहीं हुआ। अब आइए क्या? गुना में। तो गुना में तो हो जाएगा।
गुना में आइए तो -5/8 गुना 7/6 गुना -2/5, माइनस ये आ गया 35/48 -2/5, ये आ गया 70/240। यहाँ -5/8 को छोड़ दीजिए, 7/6 गुना -2/5, तो यहाँ भी आ गया 70/240। दोनों का मान क्या है? बराबर है। दोनों का मान क्या है? बराबर है। जब दोनों का मान बराबर है तो फिर क्या होगा? 3 परमेय संख्याओं के लिए गुणन का सहचारता नियम सही होगा। ठीक है। भाग में आइए, भाग में तो बराबर नहीं आएगा क्योंकि उल्टा हो जाता है। 1/2 गुना 4/3 भागा 5/8, तो 4/6 गुना 8/-5, 8 6 32/-30, ये आ गया 32/30। यहाँ पे 1/2 को छोड़ दिए हैं, 3/4 और 5 को लेकर चले हैं, 3/4 गुना उल्टा करोगे, गुना करोगे तो 5/8, तो यहाँ वैल्यू आ गया -20/48। दोनों भाग सही नहीं है, बराबर नहीं है। तो फिर क्या होगा? 3 परमेय संख्याओं के लिए भाग सचारता नियम सचारता नहीं है। ठीक है, तो फिर से इसको भरिए। अब भाग में अभी आया था? नहीं आया था, भाग में अभी नहीं आया था। ठीक है, गुना में आया था? हाँ आया था, परमेय संख्या का। क्या व्यवकलन में था? नहीं था। योग में था? हाँ था। ठीक है, अब आइए पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या में योग सत्य था? हाँ सत्य था। व्यवकलन में सत्य था? नहीं। अरे यार, पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए था सत्य था? सत्य था हाँ। और भाग में नहीं। भाग और घटाव में जनरली नहीं होता है। अब पूर्णांक संख्या के लिए आ जाता, पूर्णांक संख्या के योग के लिए सत्य था हाँ। व्यवकलन कर रहे थे तो नहीं। गुना में आ रहा था, अब भाग में फिर नहीं हो रहा था। ठीक है, प्राकृत संख्या के लिए देखेंगे। प्राकृत संख्या के लिए क्या नहीं है, आप करके देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, प्राकृत संख्या के योग में जैसे प्राकृत संख्या ले लीजिए, 2 + 5 अब +3, तो ये आ गया 5 2 7 3 10। फिर ये 2 को छोड़ दीजिए, 5 और 3 को पहले जोड़िए, तो 5 3 8 +2 यहाँ भी 10, तो यहाँ भी होगा हाँ, है ना। प्राकृत संख्या के लिए घटाव में देखिए, तो 3 - 5 पहले और -2 बाद में, ऐसा कुछ। तो 3 - 5 हो गया क्या? -2 और -2 -4 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? 3 छोड़ दीजिए, 5 - 2, तो 3 और -3 0, दो बराबर है नहीं है, तो घटाव नहीं होगा। गुना में देख लीजिए, 2 × 3 और गुना 5, 3 दूना 6 5 30, 30 आ गया। 2 × 3 × 5, 3 और 5 को पहले करोगे तो 2 × 15 अब बराबर 30, तो होगा हाँ होगा, बराबर आ रहा है। भाग में देख लीजिए, 2/4 भागा 3, तो 2/4 हो गया, भागा 3, तो 2/4 गुना 1/3, तो 2/12 आ गया। अब इसको चेंज करिए, 2/4 भागा 3,
तो 2/4/3, तो 2 गुना 3/4, 6/4, दोनों मान अलग अलग हैं, तो यहाँ भी होगा क्या, नहीं। समझ में आया बात। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। शून्य की भूमिका। शून्य को कहीं जोड़ो किसी नंबर में आप घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शून्य को जोड़ने से घटाने से कोई परमेय संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है, या आप घटाइएगा तब पर भी वही होगा, लेकिन गुना करिएगा तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य कर देगा, और भाग्य करिएगा शून्य से तो अपरिभाषित कर देगा। ठीक है। एक की भूमिका, तो एक को किसी नंबर में गुना करिए, नंबर वही रहेगा, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे आप क्या हो, परमेय संख्या हो। तो पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या में जब एक से गुना किया जाता है तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। इसके गुणात्मक, इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है। चलिए, तो शून्य जोड़ने पे वही संख्या मिलेगी और एक को गुना करने पे किसी संख्या में वही संख्या मिलती है। तो यहां पे एक आया योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में क्या है कि पूर्णांक का अध्ययन करते समय अपने पूर्णांक के ऋणात्मक पाए थे। ठीक है। एक का ऋणात्मक -1 होता है, तो किसी का प्रतिलोम मतलब कि एक का -1 हुआ तो दोनों का योग करिएगा तो हमेशा 0 हो जाएगा। मतलब उस एक संख्या और उस संख्या का प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम हमेशा क्या देता है, मान 0 देता है। एक संख्या और उसका योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसी संख्या का ऋणात्मक मान होता है। तो दोनों को योग करिएगा तो क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक 3/2 लिया गया है। क्या लिया गया है, 3/2। तो 3/2 का योज्य प्रतिलोम -3/2, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो 1 का योज्य प्रतिलोम -1 होगा, 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा, -5 का योज्य प्रतिलोम +5 होगा। तो योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं, तो किसी भी संख्या का उसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो दोनों को जोड़ने पे 0 हो जाना चाहिए। ठीक है। अब आता है व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे एक नंबर है उसको उल्टा करके लिखिए, अंश को हर में, हर को अंश में, और दोनों को गुणा करने पे गुणनफल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणनफल 1 होना चाहिए। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2, तो दोनों से 2 से कट गया, कितना बच गया, 1। 3/2 है नंबर, और 3/2 का क्या होगा, व्युत्क्रम, तो 2/3। तो देखो 2/3 क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट के क्या हो गया, 1। -5/2 का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 2/-5, -5 इधर से कट गया और 2 से 2 कट गया, कट के क्या आ गया, 1। तो कभी भी किसी संख्या का व्युत्क्रम लिखते हैं तो उन दोनों संख्या का गुना करने पे हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम किसी संख्या का लिखते हैं तो उसी संख्या में जोड़ने पे 0, और गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं तो उसी संख्या में गुना करने पे वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो परमेय संख्या के लिए गुणन के योग का विवरण। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से क्या किया है, 3 के लिए लिया है, तो 2-2/5 गुना ऐसा कुछ किया, 2/7। पहले तो ब्रैकेट के अंदर को सोल्व किया जाता है, तो 14/7 का लसा 14 हो गया, 4 + 5 सोल्व करने के लिए कितना आ गया, -18/70। यहाँ पे
क्या किया है, -2/5, 2/7 और 5/14। इसी तरह से समझे तो यहाँ भी माइनस क्या हो गया है। तो यहाँ पे देखो क्या किया है कि वितरण कर दिया है। पहले इसको इससे गुना किया है, इसको पहले से सिंपल सोल्व किया, फिर इसको वितरण के नियम पे ले गया है। मतलब इसको पहले इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, बीच में प्लस था तो प्लस रखा, तो यहाँ भी वही का वैल्यू आया। तो इसको क्या किया, बांट दिया। ये गुना था दोनों में, तो दोनों में पहले गुना कर दिया तब जोड़ा, यहाँ पहले जोड़ लिया तब गुना किया, तो यहाँ भी दोनों मान सेम आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं वितरण का नियम, बोलते हैं वितरण का नियम, है ना। जैसे होता है ना कि कहीं रख के गुना रहता है, a गुना 2a अब +3 है, तो a को पहले इससे गुना करते तो 2a² हो जाता है, फिर a को गुना करते 3 से तो +3a हो जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, वितरण का नियम, है ना। एक गुना था दोनों में, तो दोनों में अलग अलग गुना कर दीजिए। ये आ गया आपका वितरण का नियम। तो वितरण का नियम क्या होता है, देखिए यहाँ पे a गुना b + c है, तो वितरण करिएगा तो a को b से मल्टीप्लाई करें ab, और a को c से गुना करेंगे तो +ac। तो यही हो गया आपका वितरण का नियम। या यहाँ घटाव भी हो सकता था, तो a गुना b - c, तो a गुना b हो गया, अब माइनस होता तो a गुना c, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वितरण का नियम। तो बोल रहा है कि वितरण का नियम का उपयोग करके इसका मान ज्ञात करिए। चलिए, तो क्या था, 5/4 गुना -2/8 जोड़ 5/4 गुना इसमें वितरण का नियम क्यों लगेगा, 5/4 गुना -3/4, 3/5, तो ये हो जाएगा -10/32, 5 × 15/20, लसा हो जाएगा, ऐसे 5 से कट जाएगा, 5 × 15, ऐसे तो गुना करने का जरूरत ही नहीं है। 5 से 5 कट गया, 2 से 2 4 कट गया, ऊपर हो गया -5/16, यहाँ आ गया 3/4, लसा हो गया 16, 5 × 20, 16 सॉरी, लसा हो गया 16, यह आ गया -5, 4 × 12, 7 × 5 12/16, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं, कुछ है नहीं। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.1, ठीक है, 1.1 पे क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम क्या बोले थे, जोड़ने पे 0 हो जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 2/3, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो -2/3, माइनस लगा देते हैं, है ना। 25/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -25/9 हो जाएगा। -16 का माइनस +16 हो जाएगा उत्तर। इसका कितना आएगा, तो इसका हो जाएगा +15/8 हो जाएगा। शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होगा, ये तो माइनस माइनस कट गया पहले, तो ये बचा है 5/7, तब 5/7 का योज्य प्रतिलोम -5/7 हो जाएगा। -13/5 का 13/5 हो जाएगा। -2/15 का योज्य प्रतिलोम 2/15 हो जाएगा, ठीक है। संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या करते हैं, संख्या को 1 कर देते हैं। तो 1 करोगे तो इसको उल्टा हो जाएगा, अंश हर में, हर अंश में, क्योंकि यहाँ 13/1 था, तो उल्टा करेंगे तो 1/13 आ गया, -13। यहाँ उल्टा करोगे तो 4/5 आ जाएगा, यहाँ उल्टा करेंगे तो -7/4 आ जाएगा, यहाँ उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा -8/-5। अब -1 का उल्टा करेंगे तो -1 ही रहेगा, क्योंकि 1/1 क्या रहता है, 1 ही रहता है, ठीक है। चलिए, गुण धर्म का गुण
गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, 3 वाला 3 को साथ, 5 वाला 5 के साथ रखिए एक साथ। 3 प्लस -2/3 प्लस 3/5 और प्लस -11/5। तो लसा लोगे तो 3 आ जाएगा, 4 और -2। यहां लसा लेंगे तो 3 - 11 कितना आ गया, 6/3। और ये आ जाएगा 8/5, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहां प्लस था। अब लसा हो जाएगा 15, 6 × 5 = 30 और 8 × 3 = 24। कितना हो गया, प्लस 6/15, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। कितना आ गया मान, 2/5 आ गया। क्या आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये पहला नंबर सोल्व हो गया, 2/5 आ गया। दूसरा नंबर पे आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है आपका, तो इसमें गुना करना है। तो पहले गुना करो, 3 2 को -6 अब बटा -6/7 × 5 = 35। फिर माइनस है यहाँ, फिर भाग होगा यहाँ पे, गुना होगा 3 दूना 6, तो आ गया 1/4 जोड़। फिर यहाँ गुना है तो 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 1/35 ऐसा कुछ आ जाएगा। तब 35 को पहले एक साथ सोल्व करिए। तब -6 प्लस 35 प्लस 1/35 -1/4, 1/4। ठीक है, लसा हो जाएगा 35, -6 + 1 और -1/4। ये आ जाएगा -5/35 और -1/4। कट गया 7 बार, तो -1/7 और -1/4। लसा हो जाएगा 28, 7 × 4 = 28 और -7, 7 × 4 = 11, -11/28 हो गया इसका क्या उत्तर। समझ में आया बात। तो पहले गुना करना है ना। एक बॉड मास नाम होता है, बॉड मास। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब का क्रिया, ऑफ मतलब का क्रिया, पहले ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट, तब मझली कोष्ठ, फिर बड़ा ब्रैकेट। डी मतलब डिवीजन, भाग पहले करेंगे, फिर करेंगे क्या, बॉड मास, भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई गुना, एडिशन मतलब योग, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो पहले तो पढ़ते हैं ना, ब्रैकेट पहले, फिर का, फिर भाग का क्रिया, फिर गुना का, फिर योग का, फिर घटाव का, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो पहले गुना इसमें दिख रहा था तो गुना किए, फिर जोड़ किए, फिर घटाव किए। चलिए, पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाव। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5/18 और -7/72 का व्युत्क्रम को 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करिए। तो इसका उल्टा करिएगा तब 72/-7 हो जाएगा। 18 × 72, 4 बार कट गया,
तो 5 का 20 बटा -7 या -20/7 उत्तर हो गया। इसमें कौन सा गुणधर्म हो रहा है? तो देखो क्या हो रहा है, 1/3 को पहले गुना किया है 1/2 से, और फिर बाद में गुना किया है 1/4 से, तो -1/3 गुना 1/2, अब बीच में जोड़ तो जोड़, और फिर -1/3 गुना 1/4। तो इसको कौन सा नियम, कौन सा गुणधर्म बोलते हैं? वितरण। कौन सा? वितरण का नियम है ना, बांट रहा है। -1/1.8 था 8 और 1 9, -9/8 ये है। का ये क्या गुणात्मक प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए कितना? -8/9, तो ये +8/9 है, तो इसलिए नहीं होगा। क्योंकि गुना करने पे गुणात्मक प्रतिलोम होता तो 1 आना चाहिए, तो इसका मान कितना था? -9/8। तो एक इसका गुणात्मक प्रतिलोम चेक करिए, तो -8 गुना और हो गया कितना? 8/9। 8 से 8 कट गया, 9 से 9, यहाँ माइनस रह गया, तो -1 आ गया, जो कि गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो 1 आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए। क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है? तो इसको जोड़ोगे, इसको करो पहले, 3 × 9 = 10, पूर्णांक जोड़ तोड़ दिए तो आ गया 10/3। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोला है क्या? ये 0.3, तो गुना करने के बाद 1 आना चाहिए। इसको तोड़ोगे, 10/3 गुना 3/10, 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, 1 है तो हाँ है। तो क्यों है ऐसा? तो लिखेंगे क्यों, क्योंकि दोनों संख्या का गुना करने पे 1 आ रहा है, तो इसलिए ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलते 8वें नंबर क्वेश्चन पे। वितरण का नियम की सहायता से हल करिए। चलिए यहां पे है क्वेश्चन, लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहीं पे हल कर देते हैं, इस साइड में। -3/4 गुना 2/3 जोड़ -5/6, -3/4 गुना 2/3 -5/6। वितरण का नियम को पहले इससे, तो -3/4 गुना 2/3 -3/4 गुना 5/6, अलग अलग हो गया। तो ये हो गया 2 दूना 4, 3 से 3 कट गया, -1/2 आ गया, 3 दूना 6, तो ये आ गया -5/8। लसा हो गया 8, -4 +5, तो आ गया 1/8 उत्तर। समझ में आया बात? उसी तरीके से इसमें करेंगे, तो 5/6 को पहले इससे गुना करिए, तो 5/6 गुना -2/5 जोड़, फिर 5/6 का गुना इससे 3/10 से, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, ये 5 से 5 कट गया, 3 दूना 6, तो -1/3 और जोड़ 1/4, लसा हो गया 12, -4 और +3, -1/12, तो आपका उत्तर आ गया -1/12। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। चलिए, तो अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कॉलम मैच करना है नियम के अनुसार से। नियम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नियम पे। चलिए, क्वेश्चन में क्या है कि कॉलम दिया हुआ अ और ब है ना, उसके कॉलम का मिलान उचित नियम से मिलान करिए। तो देखिए यहां पे क्या है,
-1/2 प्लस 3/4, तो 3/4 को आगे या -1/2 को पीछे, तो ये किसमें था, क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय, तो ये जे में चला जाएगा। कौन में, 1 का जे, योग का क्रम विनिमय, तो पहला का क्या आ जाएगा, जे, पहला का आ जाएगा जे, दूसरा का आइए 5/6 और गुना 4/7 बराबर 4, आगे पीछे फिर से, ठीक, गुणात्मक क्रम विनिमय हो गया, ये क्रम विनिमय, ये भी आगे पीछे है, लेकिन ये गुणात्मक क्रम विनिमय था। 2 का हो गया आई, 2 का हो गया क्या, आई। तीसरा पे आते हैं, तीसरा में देखो क्या है, हाँ, a प्लस बी प्लस सी, ए और बी को पहले जोड़ा, फिर ए को बाहर कर दिया, बी प्लस सी को बाद में जोड़ा है, तो क्या हो गया, सहचर्य का नियम, और वो भी योग का सहचर्य का नियम था। तीसरा का क्या हो गया, सहचर्य के योग का सहचर्य नियम, एच हो गया। चौथा पे आइए, 4 प्लस 1/4 प्लस 3/8, तो हो गया क्या, ये 5/8, तो ये तो योजात्मक तत्समस्तक है, ये योजात, 1 मिनट, 1/4 प्लस 3/8 लसा लेके सिंपल, तो ये हो गया क्या आपका वितरण, योजात्मक प्रतिनिधि, गुणन का सहचर्य, गुणात्मक तत्समस्तक नहीं, संवरक का नियम, कौन हो गया, संवरक का नियम, एफ, संवरक का नियम, हाँ, कि वैल्यू आ रहा बराबर आ रहा है, तो हो गया सही। फिर इसका क्या है, 5 को आगे कर दिया है और 1/2 और 3/4 को पहले किया है, तो मतलब क्या था, ये भी आपका सहचर्य का नियम होगा, लेकिन गुणात्मक सहचर्य का नियम होगा, गुना वाला। तो 5 का आ गया क्या, सी, क्योंकि है ना ए गुना बी और गुना सी है, तो ए और बी को पहले गुना किया है, तो बाद में क्या किया, बी और सी को पहले गुना किया, तो ये सहचर्यता का नियम होता था, लेकिन गुना वाला है, जैसे यहां जोड़ का था, यहां गुना वाला है। अब आइए छठे नंबर क्वेश्चन पे, तो किसी भी संख्या में शून्य से जोड़ने पे संख्या वही रह जाता है ना, किसी भी संख्या में शून्य पे जोड़ने पे संख्या वही रह जाता है, तो संख्या जब वही रह जाएगा तो योज तत्समक हो जाएगा, ये ए नंबर संख्या जो 0 जोड़ते थे, तो क्या हो गया, ए हो गया। फिर आइए, तो ये तो कोई संख्या में 1 से गुना करते तो संख्या वही रह जाता, तो ये गुणात्मक तत्समक था, बी, 7 का बी। 8 में आइए, तो ये तो वितरण का नियम हो गया, 5/2 गुना 1/3 जोड़ 5/2 गुना 2/5, वितरण का नियम, वितरण का नियम देखिए क्या है, ई पे है, तो 8 का क्या हो गया, ई। अब आइए किसमें, 9 पे, 9 पे, तो देखो ये 5/3 गुना 3/5 करके योग, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, क्या हो गया, जी। 10 नंबर, किसी भी दो संख्या को जोड़ने पे 0 आ जाता है, मतलब वो इसका योजात्मक प्रतिलोम है, कितना, योजात्मक, योज्य प्रतिलोम, सॉरी योज्य प्रतिलोम, मतलब एक संख्या और उसका माइनस वाला, दोनों को जोड़ते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यही सब हमने सीखा यहाँ पे कि इस चैप्टर में, अध्याय में, कि कुछ कुछ नियम सीखने हमने सीखा है ना, योजात्मक प्रतिलोम सीखा, गुणात्मक प्रतिलोम सीखा, फिर उनसे संवरक का नियम क्या है, वितरण का नियम क्या है, सहचर्यता का नियम क्या है ना, तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे हमने पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रमेय संख्या, है ना, और प्राकृत संख्या, सबके लिए हमने ये सब नियम को देखा, है ना। तो ये था आपका पूरा पहला चैप्टर 1। अगले चैप्टर अध्याय 2 में हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे हल किया जाता है, क्या होता है, वो सब चीज़ देखेंगे। तो इस तरह से वीडियो पे बने रहिए, और भी अच्छा होगा। लाइव क्लास में हम लोग यहाँ तो अभी BTVC का क्वेश्चन करा रहे हैं, वहाँ पे जाके हम एक स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे, है ना, तो वहाँ से और भी क्वेश्चन अच्छी आने वाली होगी। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह से प्यार और स्नेह हमारा बना रहेगा, और आप लोग भी मन लगा के पढ़िए और खूब अच्छा करिए। धन्यवाद।